और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों का। बता दें आपको इस वक्त सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, सरकार संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। बड़ी खबर है इस वक्त आपको बताते हैं सूत्रों के हवाले से जो इस वक्त मिल रही है हमें, सरकार संसद की विशेष सत्र को बुला सकती है। 15 अगस्त के बाद विशेष सत्र सरकार आमंत्रित कर सकती है और इसी बिल पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी सरकार की है। महिला आरक्षण बिल पर भी चर्चा हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है, 15 अगस्त के बाद केंद्र सरकार विशेष सत्र बुला सकती है। ये मॉनसून का जो सत्र आपने देखा किस तरह से हंगामे के भेंट चढ़ गया, अब इसको लेकर के सरकार इस वक्त चर्चा के मूड में है और विशेष सत्र सरकार बुला सकती है। विशेष सत्र परिसीमन बिल पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी है। परिसीमन बिल पर चर्चा होने की उम्मीद है। महिला आरक्षण बिल पर भी चर्चा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद का विशेष सत्र सरकार बुला सकती है। 15 अगस्त के बाद ये सत्र बुलाया जा सकता है। जो अंदर खाने से खबर मिल रही है, 15 अगस्त के बाद ये सत्र बुलाया जा सकता है। परिसीमन बिल पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी है। संसद के विशेष सत्र को आहूत करने की इस वक्त जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। तो संसद का ये विशेष सत्र जिसमें चर्चा का विषय होगा परिसीमन बिल, जो सबसे अहम मुद्दा इस सरकार के लिए, मोदी सरकार के इस टर्म के लिए है, और महिला आरक्षण बिल पर भी चर्चा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद का विशेष सत्र सरकार बुला सकती है। 15 अगस्त के बाद सरकार ये विशेष सत्र बुला सकती है। 15 अगस्त के बाद सरकार विशेष सत्र बुला सकती है। परिसीमन बिल पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में इस वक्त सरकार है। केंद्र सरकार चाहती है कि जो मॉनसून सत्र में परिस्थितियां हुई, हंगामे के भेंट पूरा सत्र चढ़ गया जिसमें चर्चाएं हो नहीं पाई, विशेष सत्र बुला करके कम से कम परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो जाए, ताकि विपक्ष ये न कहे कि इन दोनों बिल पर सरकार ने किसी से पूछा नहीं, सरकार ने चर्चा नहीं की और वैसे ही इस बिल को पास करा लिया गया। और इसको सुनिश्चित करने के लिए इस वक्त केंद्र सरकार सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है, 15 अगस्त के बाद विशेष सत्र बुला सकती है। परिसीमन बिल पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी है। महिला आरक्षण बिल पर भी चर्चा हो सकती है। जो जानकारी मिल रही है, 15 अगस्त के बाद सरकार विशेष सत्र बुला सकती है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल अभी आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, केंद्र सरकार 16 या 17 अगस्त को संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। यह सत्र मॉनसून के तुरंत बाद यानी कि डीलिमिटेशन, परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक से जुड़े संशोधनों को पारित कराने के उद्देश्य से सत्रह अगस्त 2026 से विशेष सत्र शुरू होने की संभावनाएं हैं। 3 दिवसीय ये सत्र होगा। 15 अगस्त के बाद ये सत्र कभी भी आहूत किया जा सकता है। मुख्य एजेंडा इसमें आपको बता रहे हैं लगातार परिसीमन विधेयक यानी कि डिलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण बिल, जिसको लेकर के विपक्ष ने खूब हंगामा काटा था। याद कीजिए, महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया, महिला आरक्षण बिल विधेयक जो है वो कानून नहीं बन पाया, और इसको लेकर भी सरकार इन प्रावधानों पर चर्चा कराना चाहती है, विस्तार से चर्चा कराना चाहती है, ताकि विपक्ष के तरफ से हर मुद्दे, हर फीडबैक जो है इस चर्चा में शामिल हो सके और विपक्ष फिर आरोप न लगाए, सरकार को न कोसे कि इस बिल पर चर्चाएं नहीं कराई गई हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा नहीं हुई है। जो आरोप लगाते रहे अभी विपक्षी दल के नेताओं के द्वारा जो आरोप लगते रहे हैं, उस पर सरकार इस वक्त सुनिश्चित करना चाहती है कि राजनीतिक गतिविधियों को किनारे करके और इस पर चर्चा हो कम से कम।
और चलिए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सभी सांसदों के साथ बैठक की है। पीएम मोदी ने 37 नए एनडीए सांसदों से मुलाकात भी की है। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी मौजूदगी रही। पीएम मोदी ने आत्मीयता से सांसदों को कई अहम सुझाव भी दिए हैं और बैठक में सभी एनडीए के सांसदों की मौजूदगी रही। पीएम मोदी ने मूल मंत्र दिया है कि कैसे संसद में अपनी बातों को रखना है, कैसे क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या निर्णय होगा आगे चल करके, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों को, एनडीए के सांसदों को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी 37 नए एनडीए सांसदों से मुलाकात की है। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की भी मौजूदगी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि गलत मसलों में न फंसे, सतर्क रहिए। मूल मंत्र यानी कि जो नए सांसद हैं उनको भी उन्होंने एक मूल मंत्र दिया है कि किस तरह से एक सांसद का व्यवहार होना चाहिए, एक जनप्रतिनिधि का व्यवहार होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि गलत मेहमान नवाजी स्वीकार करने से बचें, गलत जगहों पर न जाएं। कई लोग आपके पीछे आएंगे, इसलिए सावधान रहें। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों का दिल जीतें, सभी से लगातार संवाद बनाए रखें। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जो जेन जी, जो युवा है, उससे कम्युनिकेशन बनाकर रखें। युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से लें। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहें। याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से जब सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद सभी मंत्रियों से, सभी कैबिनेट मंत्रियों से और सांसदों से उन्होंने कहा था कि जेएनजीस को यहाँ पर सेंटर में रख करके उनकी समस्याओं को सुने और इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहें। युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से लें, युवाओं की समस्याओं के समाधान का प्रयास करें। संवाद से ही समाधान निकलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से सभी सांसदों से ये अपील की है कि सभी लोग युवाओं की समस्याओं को लेकर के गंभीरता से सक्रिय रहें। और बढ़ेगा आगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। पीएम मोदी ने लिखा कि बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है। 5 अगस्त को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है कि जिन्होंने एक देश, एक झंडे, एक विधान की जो इन्होंने बात की थी, उनको ये समर्पित है धारा 370 हटाए जाना। 7 साल पूरे हो गए हैं और इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखे क्या अपने ट्वीट में, अपने एक्स पर पोस्ट में क्या पीएम मोदी ने लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। बुनियादी ढांचे, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बढ़ावा मिला है और ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है, आज पूरी दुनिया देख रही है। एजुकेशन, हेल्थ केयर हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, स्पोर्ट्स हो, खेल हो, हर जगह जम्मू कश्मीर एक नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। चाहे वो महिलाओं के सशक्तिकरण हो या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए भारत का संविधान विजन में रख करके जम्मू कश्मीर का लगातार विकास केंद्र सरकार कर रही है और वहाँ के लोग भी अब इससे खुश हैं। और 7 साल पूरे हो गए हैं, देश ने एक नई उपलब्धि पाई है। और चलिए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर, यूपी से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता में कहा कि 59,000 करोड़ का अनुपूरक बजट हमने पेश किया है। 59,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया है। सीएम योगी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर निशाना साधा है समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकारों पर। सीएम ने कहा कि हम प्रदेश के विकास को लेकर प्रतिबद्ध हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का रवैया नकारात्मक है। सदन को चलने नहीं देना चाहते, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, हर जगह विपक्ष नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैला रहा है। समाजवादी पार्टी ने चर्चा नहीं होने दी। सपा ने किसान युवाओं के साथ अन्याय किया। सपा का आचरण असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षा मित्रों का मानदेय हमने 18,000 रुपया किया, अनुदेशकों का मानदेय 17,000 हुआ। यह ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार ने लिया है जो लंबे समय से लंबित थी।
और संचालन के नियम 59 के तहत ये पहले से ही तय है कि जो मुद्दा किसी न्यायाधिकरण या आयोग के पास लंबित हो, यानी सब जुडिस हो, उस मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन विशेष परिस्थितियों में अगर अध्यक्ष विधानसभा ये समझते हैं कि इस चर्चा के कारण संबंधित जांच की प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आता है, तो वे इस चर्चा को परमिशन दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी और दलीय नेताओं की बैठक में भी इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि वे जिन मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं वे नियम के अंतर्गत अपनी नोटिस देंगे और संसदीय कार्य मंत्री ने कार्य मंत्रणा में और दलीय नेताओं की बैठक में मैंने स्वयं भी इस बात के लिए कहा था कि जो भी विषय अध्यक्ष पीठ के द्वारा स्वीकृत होंगे और चर्चा के लिए स्वीकार किए जाएंगे, उन पर सत्ता पक्ष की ओर से तर्कपूर्ण तरीके से उसका जवाब भी दिया जाएगा। और चलिए बढ़ेंगे आगे। झारखंड से बड़ी खबर इस बीच आपको बताते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में लगातार छात्रों का आंदोलन जारी है और आज देखिए 12 दिन हो गए हैं लगातार छात्र इस वक्त मांग कर रहे हैं न्याय की। जेएसएससी और जेपीएससी के छात्रों ने मांग दोहराई है। छात्रों की मांगे पूरी होने का इंतजार है। आज शाम छात्र तिरंगा मार्च भी निकालेंगे। विधानसभा कूच करने का ऐलान भी कर दिया है छात्रों ने। झारखंड में छात्रों का आंदोलन जारी है, लेकिन विपक्ष लगातार चुप्पी बनाए हुए इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में आज 12वां दिन छात्रों के प्रदर्शन का लगातार वित्तीय अनियमितताओं और पेपर लीक को लेकर के जेपीएससी और जेडब्ल्यूएससी में जो पेपर लीक हुए हैं उसको लेकर के न्याय की उम्मीद में आज 12 दिन हो गए छात्र लगातार आंदोलनरत हैं और ऐसे में छात्रों ने यह ऐलान किया है कि आज शाम तिरंगा मार्च निकालेंगे और तिरंगा मार्च के साथ साथ विधानसभा का भी कूच करेंगे। छात्रों की मांगें पूरी होने का इंतजार इस वक्त है। ये देखिए जरा तस्वीर आपको बता दें, झारखंड की राजधानी रांची में ये छात्र जो इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से इस वक्त आंदोलनरत हैं और किस तरह से इसमें कैंडल मार्च भी छात्रों ने निकाला है, जगह जगह प्रदर्शन भी किया है, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से शासन व्यवस्था को मेंटेन किए हुए बिना अराजकता के और कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू किया गया है छात्रों द्वारा कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर, कोई भी राजनेता उनके मंचों का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये देखिए जरा तस्वीर आपको दिखा दें, ये रांची की तस्वीर है। आज 12 दिन हो गए छात्रों के इस आंदोलन का। हालांकि हेमंत सोरेन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम एसआईटी बनाएंगे इस मामले में और अभी भी छात्रों के लिए कोई भी प्रतिनिधि वहां पर पहुंचा नहीं है सरकार की तरफ से उनकी मांगें सुनने को लेकर के और इसलिए ये मांग और भी तेज हो गई है। तिरंगा मार्च शाम को आज छात्र निकालेंगे। और बढ़ेंगे आगे। योगी सरकार के मंत्री बलदेव सिंह औलख ने भारत अपडेट से राम मंदिर चोरी को लेकर के एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए दिखाते हैं। मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री बलदेव सिंह औलख है। सर, समाजवादी पार्टी की नई सनातन भक्ति पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उनकी क्या, ना तो उनकी आस्था है, ना उनका कोई विजन है, ना कोई वो किसी इष्ट को मानते हैं, तो इसलिए उनकी किसी भी सनातन में धक्त नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपने देख लिया कल आज सपा का ब्राह्मण सम्मेलन है, क्या कहें? सपा का ब्राह्मण सम्मेलन है आज। अब होने चाहिए, सब अपनी अपनी पार्टी करते हैं, वो तो एक नाटक
तो सुना आपने, इन्होंने बताया कि ये नाटक है, चाहे ब्राह्मण सम्मेलन हो चाहे सनातन की बात करने वाली समाजवादी पार्टी का। मैं गौरव के साथ भारत अपडेट। और वहीं राम मंदिर चोरी मामले को लेकर के भाजपा के एमएलसी सुभाष यदुवंश ने भारत अपडेट से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए जरा। विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी समाजवादी पार्टी राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर प्रदर्शन कर रही है। अभी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि कल की जो घटना हुई बहुत ही खराब है जो कार्रवाई के लिहाज से। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और एमएलसी सुभाष यदुवंश जी हैं। हल्ला भले समाजवादी पार्टी कर रही है, लेकिन आप तो बड़े खुश होंगे, आप लोग उनको राम भक्त बना नहीं पाए थे, कार्ड भेजा था, लेकिन अब वो लोग तो देखो जय श्री राम कर रहे हैं, खुशी तो बहुत होगी। देखिए, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, जो दर्शन करने नहीं जा रहे थे और जो लोग लगातार राम मंदिर का विरोध कर रहे थे और जो लोग जो है घूम घूम करके किसी तरह से सनातन का अपमान हो जाए, जो खाली टोपी पहनते हैं, बिरयानी खाते हैं, और जब आपने देखा एक मौलाना ने आदरणीय डिंपल जी पर अभद्र टिप्पणी की, हम सब लोगों ने उनके सम्मान में आकर के और वो मुद्दा उठाया, तब अखिलेश जी नहीं बोले। ऐसे लोग आज उनके कहने पर वो जो है सदन की गतिविधि को बाधित करने का काम कर रहे हैं। और वो क्या राम मंदिर के बारे में, अरे उनको तो सैफई में जो प्रदेश का पैसा नाच गाने पर खर्च होता था उसका हिसाब देना चाहिए। पहले उन लोगों को जो है ये देखना चाहिए कि किस तरह उन्होंने गुंडई की पौधशाला बना रखी थी उत्तर प्रदेश में, इसका हिसाब देना चाहिए उनको। अगर वो लोग अभी तक तो नहीं गए, लेकिन अब राम मंदिर जाते हैं, स्वागत करेंगे आप? नहीं, हम तो ये कहते हैं कि उनको जाकर के राम मंदिर भी जाएं और वहां पर जिससे भगवान राम का कुछ सद्बुद्धि, कुछ पाप उनका कम हो जाए। और मैं उनसे एक और बात कहना चाहता हूं कि चले कृष्ण का मंदिर भी बनवाना है। अखिलेश यादव जी को मैं आमंत्रित करता हूं और पूरे समाजवादी पार्टी को, हम लोगों के साथ चलें, भगवान कृष्ण का मंदिर मथुरा में बनाना है। इस पर चुप हो जाएंगे, इस पर बोलेंगे नहीं। सुना आपने, सुभाष यशवंश ने साफ कहा कि सिर्फ राम की बात नहीं है, राम भक्ति अच्छी है, लेकिन अब कृष्ण का मंदिर भी उन्हें बनवाना पड़ेगा। कैमरामैन गौरव के साथ राहुल मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। और बढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र में विपक्ष की तरफ से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने लगातार हंगामा बरपाया। तीसरे दिन भी हंगामा जारी रहा और ऐसे में विपक्ष के इस हंगामे के बीच पूरे सदन को अनिश्चितकाल के लिए इस वक्त भंग कर दिया गया और ऐसे में विपक्ष के लगातार हंगामे को लेकर के भाजपा विधायकों ने विपक्ष और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। देखिए, विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। सर, आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, कैसे देख रहे हैं? विपक्ष के संस्कार ऐसे हैं, राम भक्तों पे गोली चलाने वाले आज राम की बात कर रहे हैं और जो अमर्यादित आचरण और व्यवहार उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष किया, उसकी निंदा की जाती है, वो भर्त्सना के योग्य है। और सबसे बड़ी बात है कि जब सदन की कार्रवाई चल रही है और सदन में आपको पूरा मौका है अपनी बात रखने का, और सदन में अपनी बात को रखिए। देश की जनता देख रही, प्रदेश की 25 करोड़ जनता देख रही है। जिस सदन के लिए आपको चुनकर भेजती है, जिस सदन में अच्छे अच्छे कार्यों पर चर्चा होने है, आप वो कार्यों से भाग रहे हैं और ये इस बात का प्रमाण है कि आप हताशा और निराशा के शिकार हैं। और मेरा ये मानना है कि इसके सच्चाई को प्रदेश की जनता जान चुकी है और मैं इनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और ऐसी पुनरावृत्ति ये ना करें, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। अखिलेश यादव आज ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। ब्राह्मणों का कितना सम्मान इन्होंने अपने सत्ता में रहते हुए किया है 12 से 17 के बीच में, ये किसी से छुपा नहीं है। और ब्राह्मणों को कितना ये नेतृत्व देते हैं, ब्राह्मणों को कितना इन्होंने पद दिए हैं। आज भी पार्टी संगठन में कितने ब्राह्मणों को इन्होंने उच्च पदों पर बैठाया है। ब्राह्मण सम्मेलन से ब्राह्मण इनके साथ आने वाला नहीं है। ब्राह्मण सच्चाई जानता है, राम भक्त है और राम भक्तों का और राम का अनादर करना इनका आचरण का हिस्सा है। तो ब्राह्मण सम्मेलन से कुछ नहीं होने वाला है। निश्चित रूप से आपने सुना विधायक रजवाड़ा ने कहा कि ब्राह्मण सम्मेलन करने से अखिलेश यादव को ब्राह्मणों का वोट नहीं मिलने वाला है। अपने शासनकाल में उन्होंने ब्राह्मणों के लिए कितना काम किया, पहले उस पर गौर करें। गौरव के साथ
प्रवीण कुमार पांडे, भारत अपडेट, लखनऊ। और आइए सीधे लिए चलते पंजाब, जहां पर हरपाल सिंह चीमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनाते हैं। अवसर दिया इस पर बोल धन्यवाद करता हूं। मंत्री हरपाल सिंह चीमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी दे रहे हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा इस वक्त लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कई मुद्दों की जानकारी कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रहे हैं। ये लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, वित्त फैसलों की जानकारी दे रहे हैं, अपने विभाग की जानकारी दे रहे हैं। और वित्त मंत्री के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण ऐसी जानकारी है जिसमें कैबिनेट में क्या क्या फैसले लिए गए, पंजाब सरकार ने क्या कुछ फैसले लिए हैं, किन किन प्रस्ताव पर हरी झंडी मिली है, किन किन विभागों को क्या मुख्यमंत्री की तरफ से इस कैबिनेट बैठक में निर्देश दिया गया है, क्या फीडबैक सभी विभागों के मंत्रियों द्वारा, कैबिनेट मंत्रियों द्वारा मुख्यमंत्री को दी गई है, उस बात की जानकारी दे रहे हैं वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा। ये सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से। कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कैबिनेट वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 5% ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਨਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਧੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ, ਉਹ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜਾਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪ੍ਰਿਓਰ ਅਪਰੂਵਲ ਫਰੋਮ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ। तो पंजाब के कैबिनेट मंत्री वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा को आपने बताया कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। फिलहाल के लिए न्यूज रूम लाइव में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए भारत अपडेट।